मेरा ब्रदर जो पिछले 1 साल 8 महीने से रशिया आर्मी में लापता था। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 1.5 ਸਾਲ FIR ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं है। तो हालात उस हिसाब से देखें, एक नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत खराब है। सोल्जर्स को उस चीज़ की ट्रेनिंग होती है तो उनको आदत है उस चीज़ की, बट हम जो नॉर्मल आदमी है हमारे लिए वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। जे एक पर्सनैलिटी दी वो चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे तो आम लोग असी है की चीज़ है, इस तो कुछ भी है नहीं। ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। अक्टूबर 20 तारीख को ही पता चल गया था 2025 को कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी जो डेथ है वो 19/3/24 को ही हो चुकी है। 2025 का अगर आंकड़े की बात करूं जो मेरी नॉलेज में है, 202 लड़के 2025 में ज्वाइन किए हैं, जो कि रशियन गवर्नमेंट बोलती है कि हम इंडियंस को नहीं ले रहे हैं। मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग में खुद अभी 2025 में मैंने उनसे बात की कि मैं एक बार लड़ चुका हूँ, मुझे दोबारा ज्वाइन करना, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया इंडियन नहीं। बट ये कैसे हो रहे हैं, ये किसी ना किसी एजेंट के थ्रू किए जा रहे हैं। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਬਚ ਸਕਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾइन ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। हालात वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। वॉर में तो मरना मारना ही लगा रहता है, रॉकेट, ड्रोन्स, गोलियाँ, ये सब लगा रहता है। इसमें सबसे बड़ी जो नालायकी है वो हमारी इंडियन एम्बेसी है या मेरी मिनिस्ट्री है, जिन्होंने जो हमारे DNA करवाए गए थे 2025 में फरवरी में, तो वो DNA उसी टाइम उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए थे उनको, क्योंकि डेथ तो बहुत पहले की इशू कर रखी है उन्होंने। एजेंट कहता है भी हमने तो आपका बच्चा से वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उसने कहा था, उसके बाद आपकी बातचीत होती रही है, इसलिए हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। ई वीज़ा पे कोई ना जाए, मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, ई वीज़ा पे कोई ना जाए तो वर्क परमिट पे जाएं या कोई और वीज़ा लेके जाएं, वो एक बार को चल जाएगा। मेरा नाम जगदीप कुमार है। मेरा ब्रदर जो पिछले 1 साल 8 महीने से रशिया आर्मी में लापता था, उसका हाल ही में मुझे पता चला जब मैं रशिया होके आया हूँ अक्टूबर-नवंबर महीने। दिसंबर में मैं वापस आया हूँ, तो अक्टूबर 20 तारीख को ही पता चल गया था 2025 को कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी जो डेथ है वो 19/3/24 को ही हो चुकी है। इसमें हम जो समझते हैं कि इसमें सबसे बड़ी जो नालायकी है वो हमारी इंडियन एम्बेसी है या मेरी मिनिस्ट्री है, जिन्होंने जो हमारे DNA करवाए गए थे 2025 में फरवरी में, तो वो DNA उसी टाइम उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए थे उनको, क्योंकि डेथ तो बहुत पहले की इशू कर रखी है उन्होंने। बॉडीज रिकवर करने में उनको थोड़ा सा टाइम लगा था रशियंस को, मगर उन्होंने फिर भी बॉडीज रिकवर करके रखी हुई हैं। बॉडीज उनके पास इस कंडीशन में है कि बॉडी को पहचान नहीं सकता कोई भी, तो इसलिए DNA प्रोवाइड करवाया गया था परिवारों की ओर से कि शायद ये सिचुएशन हो सकती है। मैंने सबको अवेयर किया था इसके बारे में। मेरे साथ 13 फैमिलीज और हैं जो
अलग अलग स्टेट से हैं। आजमगढ़, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे अलग अलग स्टेटों से हैं भारत की। तो सबकी कंडीशन यही है कि तकरीबन 14 से 15 लोगों की, जो मेरे ग्रुप के थे, सबकी डेथ हो चुकी है, जो मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिली है, जहाँ जो मुझे वहां से मेरे लॉयर ने प्रोवाइड करवाई है। बात की जाए मुझे कैसे पता चला, तो मैं मॉस्को पहुंच के जो अपनी जानकारी इकट्ठी करा था, उसी के तहत मुझे सेंट पीटरबर्ग जाना था, वहाँ से कमांडरों से मिलना था, वहाँ के सोशल सेंटर पे जाना था, क्योंकि मैं मॉस्को के सारे सोशल सेंटर छान चुका था, वहाँ से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली थी। उन्होंने मुझे यही कहा था, आप पीटरबर्ग जहाँ से इन लोगों की भर्ती हुई है, आप वहीं पे चले जाइए। तो मैं वहीं पे जाने का फैसला किया। तो कमांडरों से मिला और क्या नाम है, वहाँ के सोशल सेंटर गया, वहाँ से लिस्टें निकलनी शुरू हो गई कि बारी बारी करके किन लोगों की डेथ हो चुकी है। मगर उसमें भी 5 लोग मिसिंग थे, जिनमें मेरे ब्रदर का नेम था मनदीप कुमार का। तो मैं कमांडर से रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है, और ये उसके साथ 4 लोग और हैं जो उसी के साथ थे। उनमें से कुछ बंदों का उसने मेरे को मौके पे ही बता दिया, कमांडर ने, कि 3 बंदों की डेथ हुई है। तो मैंने और रिक्वेस्ट की उसको कि आपको जो भी चाहिए मेरी ओर से, आपको पैसा चाहिए, मैंने सब कुछ अपनाया, लालच दिया मैंने उस बंदे को, मगर उसने कुछ नहीं लिया। और उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, एक बार लास्ट कोशिश करूंगा। और उसने मेरा डीएनए करवाया वहीं पे। तो जब उसने मेरे साथ डीएनए की बात की, तो मैं उसको बोला था कि मेरी एम्बेसी ऑलरेडी डीएनए हमने सबमिट कर रखे हैं, जहाँ रिपोर्ट सबमिट कर रखी है हमने। तो उन्होंने यही बात मेरे मुंह पे बोली कि अभी तक ना तो आपकी इंडियन एम्बेसी ने हमारे तक अप्रोच की है बॉडीज रिकवर करने के लिए, और जहाँ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो मैं हैरान हो गया कि चलिए सर आप डीएनए कीजिए। तो डीएनए जैसे ही हुआ, तो डीएनए तो पहले भी भारत सरकार द्वारा करवाए गए थे, जब दिल्ली में डीएनए हुए, तो अ, वो डीएनए रिपोर्ट क्या वहाँ पहुंची नहीं थी? अब भारत से वो जो डीएनए हुए थे, वो इंडिया से होके वहां रिपोर्ट जानी थी एम्बेसी के पास। एम्बेसी के पास तो पहुंच गई, एम्बेसी ने आगे नहीं दी किसी को भी, वो उनके पास ही पड़ी हैं। जो रशिया में इंडियन हाँ, इंडियन एम्बेसी मॉस्को है जो जहां भी मैं गया, जहाँ मॉस्को के लगा लीजिए, इस अक्टूबर में 2025 में मैं गया हूँ। जहाँ फिर मैं सेंट पीटर में वर्ग में गया हूँ, सोशल सेंटर जितने भी उनके सोशल सेंटरों पे बात की है, उन्होंने सबने यही कहा है कि आपकी एम्बेसी ने हमारे तक अप्रोच नहीं की, या उनके बारे में कोई जानकारी निकालने की कोशिश नहीं की है। तो डायरेक्ट तो वो बता ही नहीं सकते किसकी बॉडी कहाँ पड़ी है, या कितने बंदों की डेथ डेली हो रही है वहां पे। तो ऐसे तो वो जब तक हम पूछेंगे ही नहीं किसकी डेथ हो रखी है, या इन बंदों की जो लिस्ट थी मेरे पास, जो 13 बंदों की लिस्ट थी, मैं उसी पे जो काम कर रहा था। कमांडर ने मुझे बोल दिया था लास्ट टाइम कि डीएनए हो चुका है तुम्हारा, 1 हफ्ता वेट करो, तुम मॉस्को चले जाओ। मैंने उसको बोला था कि आप लोग बॉडीज कहाँ रखते हो, मैं वहां भी जाके एक बार चेक करके आना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने यही बोला था कि हम जो बॉडीज जो एक जगह इकट्ठी होती हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो रुस्तम में है। वो यहाँ से कम सेंट पीटरबर्ग से ही 500 किलोमीटर का दूर का एरिया है। तो वहां पे आप मत जाइए, वहां पे ड्रोन वगैरह या गोली वगैरह चलती रहती है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया जाने से। उन्होंने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की कि फिर मैं करूं क्या। मुझे पता है कि मैं दूसरी बार आया हूँ, और मैं ये नहीं जानता कि मैं आगे यहाँ पे आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि हम लोगों की कंडीशन ही ऐसी बन चुकी है, आर्थिक तौर पे लगा लीजिए, क्योंकि मैं पैसे मांग मांग के जा इकट्ठे करके रशिया जा रहा था हर बार। तो वहां पे फिर कमांडर ने तरस कह लीजिए, या फिर ऊपर वाले की देख लीजिए कि जहाँ मनदीप पे तरस आ गया उसको, ऊपर वाले को, कि कमांडर ने बोल दिया कि मैं तुम्हें अपना लॉयर प्रोवाइड करवाऊंगा, तुम 1 हफ्ता वेट करो और मॉस्को चले जाओ, मॉस्को आके मेरा लॉयर तुम्हें मिलेगा। तो जैसे ही मैं मॉस्को आया, तो मॉस्को आके उसने मुझे खबर दी कि तेरे भाई की डेथ हो गई है, और उसकी जो बॉडी है वो और उस में डेथ पड़ी कब हुई हुई थी है। मनदीप? डेथ सर 19/3/24, जो मैंने आपको बताया, तकरीबन 2 साल ही हो चुके हैं डेथ को। तो वो अभी आपकी लास्ट जो बात हुई है वो कितनी तारीख को हुई थी? 3 मार्च 2024 को हुई थी सर हमारी लास्ट बात, उसमें भी अच्छा, उसने। अर्मेनिया से ये 5 लोग गए थे रशिया, जी जी। तो उसमें से आपका कोई रिश्तेदार भी था, एक हरियाणा का भी था और 2 हाँ, आपके गाँव के भी थे। उसमें से 4 लोग वापस आ गए थे, और ये वहां पे रुक गया था क्योंकि इसके पास थोड़ा सा वीजा भी था। और इसके पास जब
ऑलरेडी हम एजेंटों से बातचीत कर रहे थे लगातार। उस टाइम उन्होंने बोला था कि 4 बंदों के हम जो वापस आ गए उनके पैसे वापस कर देंगे। जो ये लड़का है इसको हम काम दिलवा देंगे वहीं पे, जहाँ फिर थोड़ा टाइम रुक के हम आगे निकाल लेकिन देंगे। कैसे देखते हैं कि ये मनदीप हैंडीकैप था, उसके बाद भी उसे रशियन आर्मी में भर्ती किया गया? ये बातें तो मैं अपनी मिनिस्ट्री को या अपनी इंडियन एम्बेसी को बार-बार बोलता रहा हूँ, टाइम-टाइम पे उनको मेल्स भी करता रहा हूँ, जब मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलता रहा हूँ, आप कम से कम हमारी इंडियन अथॉरिटी को कम से कम एक लेटर लिख के ही जवाब माँग लीजिए उनसे कि जहाँ उनको वहाँ से रिकवर करने के लिए बोला जाए। जो पंजाब से यहाँ अभी तक जो हमारे सीएम साहब हैं पिछले मैं 1 साल, 1.5 साल से शोर मचा रहा हूँ, मगर अभी तक उनके लफ्ज़ नहीं निकले हैं। अभी तक कितने अपने पंजाब के कुछ नौजवान हैं जिनकी डेथ हुई है। अभी एक मलेरकोटले का लड़का है जिसकी डेथ हो चुकी है, अमृतसर से है जिसकी डेथ हो चुकी है, जम्मू कश्मीर से है जिसकी डेथ हो चुकी है। ऐसे अगर गिनाने आऊँ तो भारत के अलग-अलग कोनों से पता नहीं एक-एक परिवार के 2-2 जी मर चुके कितने हैं। भारतीय होंगे वहाँ पे? सर जो तकरीबन जो मुझे पता चला था 800 से 900 अभी भी वहाँ पे लोग फँसे हुए हैं। अच्छा जगदीप, बात की जाए तो अब आपके भाई का शव जो घर आ चुका है, जी। लेकिन आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि संस्कार नहीं अभी किया जाएगा, कारण क्या है? क्या कोई डिमांड है क्या? सर अभी जो मैंने बोला कि पहले भी ना तो पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई की गई है एजेंटों के ऊपर। मैं बार-बार टाइम-टाइम पे इनको मेल डालता रहा हूँ या फ़ोन करके खुद भी पूछता रहा हूँ। 4 एसएसपी हमारे जालंधर जिला के बदल चुके हैं, 8 एसएचओ बदल चुके हैं, 3 एएसआई बदल चुके हैं, मगर कार्रवाई त्यों की त्यों खड़ी है। ना तो उनको कल पकड़ा गया था, ना उनको आज लेकिन पकड़ा एक गया जो है। मेन एजेंट था अंकित डोंकर, उसे तो अमृतसर पुलिस ने पकड़ लिया था। और उसको इस केस में नहीं ना पकड़ा, उसको किडनैपिंग के केस में पकड़ा था। ये तो अभी वहाँ से शिफ्ट करके जनवरी से प्रोटेक्शन वारंट पे यहाँ लाना चाह रहे हैं। वो प्रोटेक्शन वारंट ही पता नहीं इनको मिलना है। 1 साल से ऊपर का टाइम हो तो चुका है। संस्कार कब किया जाएगा? सर पहले तो हम अभी जो सोच रहे हैं वो धरना प्रदर्शन की सोच रहे हैं, या तो मेन हाईवे जाम किया जाएगा। हम तब तक संस्कार नहीं करेंगे जब तक सभी एजेंटों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता और बनती कार्रवाई उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, मैं संस्कार नहीं करूँगा। तो और भी कोई डिमांड है? नहीं सर, और क्या करूँगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से या अपनी केंद्रीय गवर्नमेंट से क्या करूँगा? क्योंकि मैं उनको बार-बार बोलता हूँ, उनसे तो मैं लगातार मीटिंगें करता आया हूँ, क्योंकि इंडियन अथॉरिटी की ओर से बोला गया था कि अब से जो जब मनदीप मेरा भाई फँसा था और उसके साथ और कई लोग फँसे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट की ओर से बोला गया था रशियन गवर्नमेंट को कि और जो इंडियंस हैं वो भर्ती नहीं किए जाएँगे। उसके बावजूद भी एजेंट इतने सक्रिय हैं, जहाँ धड़ल्लेबाजी चल रही है या स्कैम चल रहा है, लगातार इंडियंस लोग जो है ज्वाइनिंग हो रहे हैं, लगातार मर रहे हैं परिवार। अभी भी 33-34 केस हैं जो मिसिंग है, सबके कॉल आ रहे हैं। अभी मेरे को खुद को ही नहीं पता आगे क्या करना है, तो मैं उन परिवारों की क्या हेल्प करूँगा? तो अभी राजा वड़िंग आ रहे हैं यहाँ? हाँ जी, उन्होंने बोला है कि आधे पौने घंटे में आने वाले हैं। संत सीचेवाल जी भी आने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और जालंधर से प्रगट सिंह जी हैं, जिन्होंने मेरी काफ़ी आर्थिक तौर पे भी हेल्प की है। उसके अलावा जो अगर मैं कहूँ किसी ने मेरी हेल्प की है तो नहीं। मेरा नाम देव है, मैं नजफगढ़ दिल्ली से रहने वाला हूँ। मनदीप के ब्रदर की डेथ हो गई थी, उसका शव अभी कल लाया गया जी। है रात को। तो आप भी रशिया रहकर आए हो, फ्रंट लाइन बॉर्डर पे रहे हो, जी। तो कैसे देखते वहाँ के हालात को लेकर, क्या कहना चाहिए? हालात वहाँ बहुत ज़्यादा खराब हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वॉर में तो मरना मारना ही लगा रहता है। रॉकेट, ड्रोन्स, गोलियां, ये सब लगा रहता है। और बात करें कि मेडिकल की, तो वॉर में मेडिकल नहीं मिलता है। बट जब मैं इंजर्ड हुआ था तो मेरे को जब बेसमेंट में एक हॉस्पिटल में रखा गया था, तो रशियंस लोगों ने अच्छी सेवा करी थी। बट नहीं है, अगर बात करें कि हम हॉस्पिटल वाली, तो नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि वहाँ वॉर है। तो हालात उस हिसाब से देखें एक नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत खराब है। सोल्जर्स को उस चीज़ की ट्रेनिंग होती है तो उनको आदत है उस चीज़ की, बट हम जो नॉर्मल आदमी है, हमारे लिए वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं। कितने भारतीय लोग वहाँ पर भर्ती किए गए जिन्हें फ्रंट लाइन बॉर्डर पर भेजा गया? जिस टाइम 2024 जुलाई में मैं गया था, तो मेरे साथ 18 लड़के थे इंडियन, जो सभी गए थे, जिसमें से 13 लड़के उसी शहर में थे जिसमें मैं लड़ रहा था, बट कांटेक्ट में कोई किसी के नहीं था। तो ऐसे करके कुछ 40 लड़के मेरे से पहले थे, जिसमें मनदीप जी भी थे, जिनकी डेथ हो चुकी है, और मेरे बाद भी कुछ 1-2 बैच आए हैं।
तो जो मेरी नॉलेज में है, करीब 100 के आसपास या 120 के आसपास लड़के थे इंडियन, जिन्होंने 5 महीने सर्व किया और फिर उनको हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, जो जिंदा थे, जो ठीक थे, तो अभी कोई आंकड़ा है आपके पास कि कितने लोग वहाँ रशिया में 2025 भारतीय फंसे हुए जी हैं? 2025 का अगर आंकड़े की बात करूं, जो मेरी नॉलेज में है, 202 लड़के 2025 में ज्वाइन किए हैं, जो कि रशियन गवर्नमेंट बोलती है कि हम इंडियंस को नहीं ले रहे हैं। मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग में खुद अभी 2025 में मैंने उनसे बात की कि मैं एक बार लड़ चुका हूं, मुझे दोबारा ज्वाइन करना, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, इंडियन नहीं। बट ये कैसे हो रहे हैं, ये किसी ना किसी एजेंट के थ्रू किए जा रहे हैं। और लग रहा है कोई बहुत बड़ा कहीं ना स्कैम है कहीं इसे। ये हाँ बिल्कुल इसमें रशियन स्कैम है। सेना के ही कोई ऑफिसर होंगे जो ऐसा कर नहीं रहे हैं? रशियन, देखो अगर मेरा झगड़ा हुआ है तो मुझे तो जरूरत है लोगों की। रशियन गवर्नमेंट आज उस कंडीशन में है, तो एजेंट हैं कुछ इंडियंस होंगे उनमें, जो वहाँ पीआर हो चुके हैं या कुछ स्ट्रॉन्ग पेपर्स है उनके पास, जिनको डर नहीं है हिंदुस्तान की सरकारों से, तो वो लोग काम कर रहे हैं इसमें, मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ। पर ये मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये 2025 में कैसे गए हैं। ये कोई 2025 स्कैंडल है बड़ा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है लेकिन इसमें। लेकिन अगर मनदीप हैंडीकैप था, क्या जी हैंडीकैप भी ऐसे ही वो कर लेते थे? जी बिल्कुल, मैंने एक कल भी मीडिया में एक बात कही थी, एक रशियन बंदा था मेरे साथ, मेरे एक बैच में, जब मैं आगे गया था एक्सट्रीम फ्रंट पे था, 1 महीने के बाद एक रशियन बंदा मेरे बैच में आया, जिसको स्पाइनल में प्रॉब्लम थी, बिना स्टिक के वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बट वो एक्सट्रीम फ्रंट पे था। तो हैंडीकैप्ड होना थोड़ा बहुत अलग चीज है, बट जो स्पाइनल में ही प्रॉब्लम है, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा उस आदमी को भी, और रशियन है वो, तो सोच सकते हैं हालात किस तरीके के, और रशियन गवर्नमेंट को किस लेवल पे जरूरत है लोगों की, लड़ने वालों की। जैसे जगदीप ने बताया कि डीएनए यहाँ से करके भेजे गए थे, लेकिन जी वहाँ पे मॉस्को इंडियन एम्बेसी जो है, जी उन्होंने आगे डीएनए प्रोवाइड ही नहीं करवाए। तो ऐसे क्या लग रहा है कि जो इंडियन एम्बेसी है मॉस्को, क्या वो कोई भारतीय लोगों को लेकर चिंतित नहीं है? बिल्कुल, मैं इस बात पे एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो विदेश मंत्रालय इस यहाँ से गाइडेंस दी जाती है, वहाँ लोगों को बहुत डिले है। मैं एक बार एम्बेसी गया था, जगदीप भाई के साथ में ही था, तो एक लड़का आया हुआ था, उसका किसी ने पासपोर्ट छीन लिया था मार के, वो बेचारा 3 महीने से चक्कर काट रहा था, बोलते हैं पुलिस में जाओ, यहाँ जाओ, उसको एक व्हाइट पेपर नहीं दिया गया, वो घर आ जाता, वो बोल रहा है सर मुझे घर जाना, टिकट मैं अपनी करा लूंगा, नहीं दिया। तो एम्बेसी, मेरे को नहीं लगता कि एम्बेसी कुछ काम कर रही है। बात करें 2024 में जब हमें वापस भेजा गया था, उस टाइम जो सेंट पीटरबर्ग में जो एम्बेसी है, वहां पे एक अनिल जी थे उत्तराखंड से, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और बहुत अच्छे से हमें समझा के, हमारी टिकटें टुकटे करा के, सब जितने 18 लोग थे हम, हमें सबको वापस भेज दिया था। बात करें मॉस्को एम्बेसी की, तो मॉस्को एम्बेसी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आप इतने बड़े ऑफिसर्स हैं, वहाँ बैठे हैं, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ चीजें कर रहे हैं, फिर हमारी हेल्प क्यों नहीं हो रही। लेकिन कई वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें भारतीय लोग कह रहे हैं, चाहे पंजाब के अलग राज्यों में हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जबरी उस रूसी सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है। तो वहाँ पे जबरदस्ती कैसे भर्ती किया जाता है? सर जबरदस्ती तो मैं आपको अपने घर के अंदर नहीं घुसा सकता, आप मेरे घर के बाहर खड़े हो, मैं अंदर नहीं ले जा सकता आपको, ये चीजें गलत है। हाँ, जो ये हो रहा है उसके पीछे एक रीजन है, हमारे हिंदुस्तान में, खासकर हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, जो नए बच्चे हैं, जो 22, 20, 21 साल के हैं, उनको बड़ा करने की चाहत है। वो बड़ा करने की चाहत में पैसा कर्जे पे उठाते हैं, एजेंट से मुलाकात करते हैं, एजेंट उनको रशिया भेज देता है, क्योंकि आज सबसे इजी रशिया जाना है। ई वीजा 14 डेज, 14 दिन के ई वीजा पे भेजते हैं उनको, झूठ बोल के कि तुम्हारा वहां जाके वर्क परमिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। लालच वगैरह दिया जाता है वहाँ? नहीं, ये अच्छा नहीं, वो आपका मेरा जवाब बदल जाएगा, सॉरी। एजेंट लोग उनको बोलते हैं कि वहां जाके आपका वीजा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी 1 लाख रुपए सैलरी, कुछ नहीं होता। 14 दिन के बाद वो इलीगल हो जाते हैं। अब उनको पीछे पता है कि मेरा घर गिरवी रखा है, तो घर गिरवी जो रखा वो भी छुड़ाना है, वापस जाता हूँ तो घर बिक जाएगा। फिर उसको वहां एक आधा कोई ऐसा इंसान मिलता है कि आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, 40 लाख मिलेगा, 30 लाख मिलेगा, क्या करेगा मरता हुआ इंसान। तो ये जो कमी है, एजेंट, मुझे वो आर्मी में कराने वाले कौन है मुझे नहीं पता, इसमें जो सबसे मेन है वो एजेंट हैं जो यहाँ हिंदुस्तान में ठगी कर रहे हैं 4-4 लाख रुपए से 14 दिन का वीजा देके। और मैं आप सबके माध्यम से, जितने भी हिंदुस्तान में बच्चे हैं, जवान जो रशिया जा रहे हैं या किसी भी विदेश में जा रहे हैं, खासकर रशिया की बात करूंगा, भाई हाथ जोड़ के विनती है, रशिया में कोई वीजा एक्सटेंड नहीं होता, आप कन्वर्ट होने की बात भूल जाएं, एक्सटेंड भी नहीं होता। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो उसमें सिर्फ एक्सटेंड होने की है, वो भी 10 दिन 5 दिन। कोई भी एजेंट कहता है कि ये कन्वर्ट करा देंगे, कुछ नहीं होता वहां, आप सिर्फ ठगे जा रहे हो। तो बस अपने घर आओ सुख शांति से, भाई आर्मी मत जाओ, मौत है वहां, 100% मौत है। आप लोगों को बंदूक चलानी आती नहीं, आप वहां बात करते हो रोकेटो से, नहीं कर पाओगे। तो जो भी मेरे देश के जवान बच्चे वहां है या जो रशिया जाना चाहते हैं,
ई वीजा पे कोई ना जाए, मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, ई वीजा पे कोई ना जाए, और जाएं तो वर्क परमिट पे जाएं या कोई और वीजा लेके जाएं, वो एक बार को चल जाएगा। क्योंकि पुलिस पकड़ती है, पुलिस जब आपको पकड़ती है, जेल भेजती है, वो डिपोर्ट करती है, तो उसमें हमारे जो रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है हमारे देश के, जो हमारे, मैं बात करूं पर्सनली सिंगल इंसान की, जो वो रशियंस जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, वो खराब हो रही है सिर्फ इस ई वीजा के चक्कर में। तो बस आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, सबको आपका बड़ा धन्यवाद है। विक्रम जी, मनदीप कुमार जिसका शव लाया गया है, जगदीप जो रशिया जाकर आया था, जिसने पता किया कि उसके भाई का शव कहाँ से कैसे लाया गया है, और अब उसका शव आ गया, लेकिन ये कह रहे कि संस्कार नहीं करना चाहते वो, क्योंकि जो अभी तक इनको आश्वासन भी नहीं मिला और जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई। क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और 2023 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਮਨਦੀਪ, ਉਹ ਕੁਝ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 35,40,000 ਦੀ ਰਕਮ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੁਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਏਜੰਟ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਥੀ ਨੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਖੀਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਗਦੀਪ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਇਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ MEA ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਐਸੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਇੱਕ ਕਹਿਣ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2-4 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। लेकिन ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਉਦਾਹਰਣ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਨਦੀਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਦੀਪ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੀਐਨਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ लेकिन डीएनए ਇਹਨਾਂ को ਦਾ लेके ਭਰਾ है। डीएनए को लेकर सवाल किया जाए ਹੁਣ तो क्योंकि डीएनए इनकी मदर का करवाया गया था भारत सरकार की तरफ से, उसकी रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन इन्होंने ये कहा कि वहाँ पे मॉस्को इंडियन एम्बेसी ने वो डीएनए रिपोर्ट रशियन सरकार को नहीं दी, जिस कारण बॉडी को ढूंढने में ही जो उनको समय लगा। बॉडी को तो 8 महीने बाद वहां से दबी हुई बॉडी को वहां की सरकार ने ढूंढा है। इसके उपराले से ढूंढा है। ये ग्राउंड पे खुद गया है। वहां की जो इंडियन एम्बेसी के जो हमारे अफसरान वहां बैठे, बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, उन्होंने इनकी कोई मदद नहीं की। इन्होंने जो किया है अपने बलबूते पे किया है। ये काम सरकारों का है। मैं इस बात को मानता हूं कि ये एजेंट्स के द्वारा वहां गुमराह होके गए हैं, पर एक बार अगर इनसे इनसे और इनके बच्चे से कोई ऐसी चूक हुई, अब सरकार का भी फर्ज बनता था कि इनके परिवार के साथ खड़े होना। अभी मुझे जानकारी मिली है कि ऐसे 100 और साथ इनके बेटे के साथ कुछ साथी गए थे, वो वापस आ गए, जिनकी जान बच गई। अभी ऐसे कई लोग हैं जिनके बच्चे वहां लापता हैं। अभी एक सरदार जी अभी लुधियाना से आए हैं, वो बता रहे हैं कि सितंबर महीने पिछले 2025 सितंबर में उनका बेटा वहां गया, रशिया गया, यहाँ मेडिकल की 12वीं पास करके गया और रशिया में एज स्टूडेंट वीजा पे गया मेडिकल प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए। देखिए पर वहां उसको जाके बोला गया कि जो पार्ट टाइम काम करना है वो आर्मी के साथ, आपने जो एक डॉक्टर्स चलते हैं फौजियों की, जख्मी फौजियों के इलाज के लिए, उसकी मदद के लिए आपको पार्ट टाइम जॉब देते हैं। पर वो अभी कुछ काफी लंबे अरसे से उस लड़के के साथ बात नहीं हो वो पा भी रही। रशियन आर्मी में, वो भी रशियन आर्मी में डाला गया है। सो अभी ये जो मौका है बड़ा गंभीर है। आज जरूरत है कि हमारी यहाँ की सरकार, सबसे पहले तो पंजाब की सरकार, जो ऐसे एजेंट हैं उनको, जैसे एक ऑपरेशन होता है ना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऐसा ऑपरेशन करें और ऐसे सारे एजेंट्स हैं उनको राउंड अप करके कल मनदीप के भाई का उनको शव अरेस्ट किया शव जाए। जब एयरपोर्ट पे लाया गया तब भी कोई सरकार द्वारा मदद नहीं की गई, तब भी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वडिंग को कहकर एम्बुलेंस करवाई गई। लग नहीं रहा है कि सरकार को मदद करनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस समय हमें राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा एक मुद्दा है जिसमें अब क्रॉस पार्टी लाइंस हमको एकजुट होके ये लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इनकी मदद की। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे और भी एमएलए साहबान, इन्होंने मुझे बताया, प्रगट सिंह जी ने भी इनकी मदद की। चलो फाइनेंशियली हेल्प तो, फाइनेंशियली हेल्प से किसी का बच्चा वापस नहीं आ सकता, पर जो जितने ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो चरणजीत सिंह- जितनी क्षमता रखता है उसने अपनी मदद करने की कोशिश की चरणजीत है। सिंह चन्नी से ये मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन ये देखिए, का कहना है कि उन्होंने कोई भी मदद नहीं की। मुझे चन्नी जी के बारे में मालूम नहीं। मैं इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ, और जहां भी इन्होंने मेरी कोई भी ड्यूटी लगाई है, मैंने उस पे अपना अपनी तरफ से अपना मैंने जो मेरी भूमिका चाहिए वो मैंने की है। आज भी मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ। सूबा सरकार और देश की सरकार के पास इनकी आवाज लेके हम जाएंगे, और जो परिवार की मांग है कि ये इस परिवार मनदीप का अंतिम संस्कार उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि मनदीप को मारने वाले, मनदीप को फ्रॉड करके उसको झांसा देके यहाँ से ले जाने वाले एजेंट्स गिरफ्तार नहीं होते और उन पे एक मिसालिया एक ऐसा एक्शन नहीं होता जिससे परिवार सहमत जब तक नहीं होगा तब तक मनदीप की जो बॉडी है उसका संस्कार नहीं किया। लेकिन बात की जाए, जलंधर में बहुत बड़े इंसिडेंट भी हुए, चाहे हत्या भी होती है, लूट खसूट भी होती है, ये तो फिर भी चन्नी साहब से मिले थे, लेकिन वो जलंधर के चन्नी एमपी है कि चमकौर साहब के? क्योंकि देखिए ये मौका इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े होने का है। इसमें कौन किसके लिए आया नहीं आया इसकी हम चर्चा ना ही करें तो अच्छा है, पर बेशक इन्होंने कोशिश की, पर अगर कभी किसी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, चाहे वो एमएलए है, एमपी है, उसकी भी ये ड्यूटी बनती है
कि अपने वोटर्स, अपने जो उनके जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात उठाएं। और मैं और किसी की जिम्मेवारी नहीं ले सकता। मैं अपनी जिम्मेवारी से ये आपको आज कह सकता हूं कि मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं और इनके साथ जहां तक मुझे जाना पड़े मैं इनके साथ जाऊंगा। बड़ा ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ इनह्यूमन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ आपकी तरफ से एटीट्यूड कोई मदद ਸੀ। की जाएगी? मैं इनके साथ खड़ा हूं, जो मेरे से मदद हो सकती है मैं करूंगा। पर मैं सूबे ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ। ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਪਿੰਡ ਡਾਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ जी। अच्छा, आज आप यहाँ आए हो जगदीप के घर, क्या कारण है? कारण जी उनके बेटे को जो डेड बॉडी आई है, जैसे हमारा बच्चा है वो हमारे बच्चे के बराबर ही है, और उस दुख के कारण ही हम तो आए। तो आपका बेटा भी क्या रशिया में गया, क्या रशिया आर्मी में? जी जी, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। तो ਕੀ आपको ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ आपको ਸੀ कब पता चला कि आपका बेटा फ्रंट लाइन पे? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਲਾਸਟ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ 22 ਸਕਿੰਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਕਿੰਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। कुछ 9 ਕਿਹੜੇ ਜੀ? 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? 9 ਸਤੰਬਰ ਜੀ 2025। 9 ਸਤੰਬਰ। हाँ जी। तो कौन ਹੁਣ सी ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? कंट्री नहीं। के कौन से देश गया था रशिया? ਮਾਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀਗਾ ਜੀ ਏਜੰਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, MSLU ਅਕੈਡਮੀ ਜੀ। अच्छा, तो कहाँ के एजेंट ने भेजा है? यहाँ लोकल ही थे एजेंट? ਲੋਕਲ ਸੀ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब बातचीत हुई तो तब उसने आपने देखा वर्दी पहने हुए उसे आर्मी की? जी जी, आर्मी की वर्दी भी देखा है। बेटे ने भी कहा भी, हमने पूछा भी आपने आर्मी की वर्दी क्यों पहना, और कह रहे हैं भी हमने वर्दी इसलिए पहना, ये कहते हैं भी 15 दिन की आपकी हल्की फुल्की ट्रेनिंग है, क्योंकि वहाँ लड़ाई लगी हुई है, भी कुछ भी हो सकता है, भी कोई माड़ी मोटी दिक्कत हुई भी आप अपना बचाव कर सकते हो। रखना है आपको डॉक्टर का असिस्टेंट ही, लेकिन वहाँ हल्की फुल्की ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन उसे फिर असिस्टेंट की जगह वॉर पे भेज दिया गया? बाद में उन्होंने बार जोन में फ्रंट लाइन पे यूक्रेन में जो रूस के साथ युद्ध चला हुआ है, उसके बीच फ्रंट लाइन पे भेज ਕਿੰਨਾ दिया। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਇਆ?
9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। 2 दिन बाद 2025 में भेजा गया? हाँ जी 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो कर्ज लेकर भेजा था आपने? हाँ जी अपना प्लाट में गहने रख के कितना बच्चे को भेजा। कितना कर्जा लिया था? हमने जी 7.5 लाख रुपया लिया था और 4.5 लाख तो एजेंट ने ले लिया। बाकी कुछ उसका जाने का कुछ खर्चा हो गया, टिकट का हुआ, सारा डाल के 6.5 लाख रुपया उनका उधर ही लग गया। तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई एजेंट के खिलाफ? नहीं हम एजेंट के थ्रू इसलिए नहीं कुछ किया जी। एजेंट कहता है भी हमने तो आपका बच्चा से वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उसने कहा था, उसके बाद आपकी बातचीत होती रही है, इसलिए हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो फिर और आपने हमने- शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? इसीलिए तो की नहीं भी हमारा बच्चा बिल्कुल सही बात कर रहा था महीना। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ हाँ जी ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਸੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਐਮਪੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗਾਹਾਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ नहीं हुई। उम्मीद है आपका बेटा अभी सही सलामत है, कुछ जानकारी और मिल पाई है इसके लिए? नहीं फिलहाल तो अभी कुछ नहीं पता जी हमें भी बच्चा ठीक है या कोई गलबात है उसके साथ, कोई अचानक कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गया, हमें कोई पता नहीं इसके बारे में तो आपने क्योंकि 9 सितंबर के बाद हमारे कोई वार्तालाप ही नहीं हुई उससे। विदेश मंत्रालय से बातचीत की कोई? विदेश मंत्रालय के पास हम 2 दफा चले गए जी, 3 नवंबर 2025 और 1 दिसंबर 2025, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उन तरफ से। बस वो यही कह रहे हैं भी हमने तो बच्चे पीएमओ दफ्तर जाके भी हमने एप्लीकेशन दे दिया, वो भी कह रहे हैं भी हमने तो जो बच्चे यहाँ आए हुए थे इंडियन सारे वापस भेज दिए हैं, भी हमारे पास कोई इंडियन बच्चा और नहीं है। लेकिन आपका बेटा नहीं आया? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कैसे देखते हैं कि अभी आपके बेटे के बारे में जानकारी भी नहीं, शिकायत भी दर्ज करवाई है, बस आगे ये क्या- खबरें सुन सुन के दिमाग टेंशन में पड़े रहे हैं, सुबह शाम बस रोते रहते हैं। कितने साल का था, क्या नाम था उसका? 21 साल उम्र है जी, इस महीने में 10 तारीख को 22वां साल स्टार्ट होना है। नाम क्या है उसका? समरजीत सिंह। ठीक।